जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में हम मैथ पेडागोजी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। यह सारे प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार हैं, इसलिए आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखें। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिया गया है दो कोण और एक भुजा, केवल तीन भुजाएं, केवल तीन कोण, दो भुजा और उनके मध्य का कोण। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। यदि हमें त्रिभुज के केवल तीन कोण दिए हैं तो ऐसी कंडीशन में हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के निर्माण के लिए साथियों न्यूनतम एक भुजा का होना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी को सही बता देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। क्या होती है? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। गणितीय संचरण उल्लेख करता है, बताना है गणितीय संचरण किसका उल्लेख करता है। तो भैया गणितीय संचरण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में एक समस्या है। निम्नलिखित प्रश्न को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। जो ये हमें सवाल दिया है, बताना है इसको हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। सवाल क्या है, एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। उपरोक्त सवाल में विलोम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के किस दक्षता की ओर संकेत है। भैया जब वो दूध वाला 10 दिन में कितना दूध बेचता है, 1410 लीटर, तो हमें बताना है एक दिन में कितना बेचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 से भाग देंगे। मतलब क्या है, इसमें हमने इसको बांटा है। क्या किया है, हमने बांटा है। तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा क्या है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि विश्लेषण का मतलब होता है बांटना और संश्लेषण का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, तो चलिए साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भैया प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है साहब। प्रतिचित्रण आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, हाँ भाई करता है। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो ये जो कथन है वो सत्य नहीं है, क्योंकि साथियों प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग होता है, क्योंकि प्रतिचित्रण में तथ्य और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सत्य कथन बताना था जो सत्य कथन नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, यह एक असत्य कथन है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। योग का क्रम विनिमय गुण, गुणन का क्रम विनिमय गुण, गुणन योग पर वितरण के रूप में, या फिर गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। तो यहाँ पर साथियों हमारा राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। देखिए यदि आपको छात्रों को 2 अंकीय संख्या को 1 अंकीय संख्या या फिर 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझाना है, तो इसके लिए सबसे अच्छा पहले क्या है, गुणन योग पर वितरण का रूप में ये जानकारी होना आवश्यक है। देखिए जैसे मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से, जैसे मुझे गुणा करना है 15 में 2 का, तो क्या करें, इसको कैसे करेंगे,
15 को लिखेंगे हम 10 धन 5 और बाहर रहेगा 2 ज्यों का त्यों। अब क्या होगा, जब हम 2 का गुणा किस में करेंगे, पहले 10 गुणे 2 होगा, धन 5 गुणे 2 होगा, तो क्या होगा 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, इस तरह से कितना हो जाएगा 30। तो ये कहलाता है गुणन योगफल वितरण के रूप में। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग या फिर जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। ध्यान देना, प्रश्न में कक्षा 2 के विद्यार्थी की बात हो रही है। कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए। क्यों नहीं भैया, बच्चा कक्षा 2 का है यार, तो ये तो गलत हो जाएगा। शाब्दिक प्रश्न बहुत जरूरी होते हैं छोटे बच्चों के लिए। तो फिर देखिए यहां पर हम सीधा आपको आंसर बता देते हैं। यहां पर राइट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। योग या फिर जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि बच्चा कैसा है, कक्षा 2 का है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8, ध्यान से समझना प्रश्न को, क्या कहा गया है। भिन्न की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ प्रश्न पट्टी को आधा मोड़ दिया, मतलब ये 1/2 भाग है, जो ये लाइन खींची हुई है ब्लैक कलर में। जैसे यहाँ पर इसके 4 भाग कर दिए, तो ये जो भाग है वो 1/4 भाग है। इसी तरह से इसके टोटल 8 भाग कर दिए, तो ये जो भाग है वो कितना है, 1/8 है टोटल का। तो यहां पर बताना है यह जो गतिविधि है वो किस पर आधारित है। तो साथियों यहां पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। शिक्षक यहां पर विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि पर का प्रयोग कर रहा है। यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है अनुमान लगाना, व्यापक, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, या फिर क्रियाकलाप आधारित उपागम। तो साथियों ध्यान रखना, जो सवाल हल करना है यह क्रियाकलाप आधारित उपागम है। यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, या फिर राजन संख्या संक्रिया को नहीं समझता। भैया देखिए राजन नाम का कोई छात्र है, उससे ये नहीं पता कि जोड़ना है या घटाना है, गुणा करना है या भाग करना है। तो इस तरह के प्रश्न बताते हैं साथियों कि जो 4 तरह की संक्रियाएं होती हैं, गुणा भाग जोड़ घटाव, उसका उसे नॉलेज नहीं है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, राजन संख्या संक्रिया को नहीं समझता। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि 2 संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है भैया, कक्षा 4 के विद्यार्थी क्या सोचते हैं कि 2 संख्याओं के गुणन से जो संख्या प्राप्त होती है वह दोनों संख्याओं से बड़ी होगी। भैया लेकिन यह सदैव सत्य नहीं होता है। तो आप उन्हें समझाएं कि कैसे। उन बच्चों को समझाने के लिए हम क्या करेंगे, उनको हम ग्रेड पेपर पर दशमलव संख्याओं के गुणा को समझाएंगे, जिससे उन्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए साथियों बिल्कुल सही बात, जैसे मैंने यहाँ पर 0.4 लिया और 0.5 में मैंने यहाँ पर 0.4 का गुणा किया। ठीक है, 0.5 में 0.4 का गुणा किया तो मुझे कितना मिला, मुझे मिला 5 चौके 20 है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है
पॉइंट रहेगा। क्या है मुझे मिला? .2 में लगेगा मुझे। तो देखिए .2 क्या है? दोनों संख्याओं से छोटा है। तो ये हम क्या करेंगे? यह सदैव सत्य नहीं होता है कि वह जो संख्या है वो दोनों संख्याओं से बड़ी हो। यहाँ पर देखिए .2 क्या है? दोनों संख्याओं से छोटा है। तो हम क्या करेंगे? इस तरह से उन्हें ग्रेड पेपर पर समझाएंगे जिससे छात्र आसानी से समझ में आ जाएगा उन्हें। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताना है 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है। संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। नहीं भैया, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। किसने बोल दिया भैया ऐसा? पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। नहीं। ऑप्शन डी में क्या है? बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि बच्चों को संख्या का ज्ञान जब विकसित हो जाए बच्चे में, उसके बाद शून्य का परिचय देना चाहिए। इससे क्या है? बच्चों को शून्य को समझने में आसानी होगी। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणा का क्रमबद्धता, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों, गणित की पाठ्य पुस्तक के आवश्यक अंग होते हैं कि अवधारणा का स्पष्टीकरण हो और साथ ही साथ उनमें क्रमबद्धता हो और जो भी उसमें अवधारणा है वह व्यवहारिक जीवन से संबंधित हो। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। विशिष्टीकरण से, मूर्त से अमूर्त में, व्यापीकरण से, या फिर कोई भी नहीं। देखिए, चाहे गोलाई आकृति हो सभाई, चाहे घनाभाकृति हो, किसी भी आकृति की जो अवधारणा है बच्चों में वो विकसित कैसी होती है? मूर्त से अमूर्त में विकसित होती है। मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष, अमूर्त का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। देखिए पहले जैसे हैं बच्चों को गोलाई आकृति बतानी है तो हम क्या करेंगे? कोई उनके सामने गोल वस्तु दिखाएंगे भैया कि ये इस तरह से ये गोलाई आकृति होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? यह प्रश्न क्या है? किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? यह प्रश्न कैसा है? बद्ध अंत वाला प्रश्न है कि मुक्त अंत वाला है या फिर अभिज्ञान? तो देखिए यहां पर हम बता दें आपको, प्रश्न क्या है? किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? तो देखिए यदि मैं 2 का गुणा 12 में करूं तो भी 24 मिलेगा, 8 का गुणा 3 में करूं तो भी 24 मिलेगा, 6 का गुणा 4 में करूं तो भी 24 मिलेगा, है ना? तो मैं कह सकता हूं भाई कि इसके क्या हैं? बहुत सारे उत्तर होंगे। तो ये जो प्रश्न है वो कैसा है? मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। ओके, जिसके एक से अधिक उत्तर होते हैं वह कहलाता है मुक्त अंत वाला प्रश्न, और जिसका एक उत्तर होता है वह कहलाता है बंध अंत वाला प्रश्न। ठीक है, तो साथियों इस क्लास में केवल हमने 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी, आपने कितना स्कोर किया 15 में से, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।